जय हिंद साथियों, मैं हूं विशाल नामदेव और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के लिए एक मॉक टेस्ट जिसमें हम देखेंगे वेटर कैलकुलेशन, बेटर क्वेश्चन। बहुत शानदार सब कुछ रहने वाला है आज की क्लास में। आपको मैं दिखाऊंगा कि एसएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है आपसे और आपका तरीका क्वेश्चन को देखने का कैसा होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, किस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, टाइम कितना देना है आपको और कैलकुलेशन किस टाइप से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक बेटर रिवीजन मैं आपको दूंगा, क्या आपका एक शानदार रिवीजन होगा सभी के सभी चैप्टर का। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और बहुत से बच्चों का ये डाउट रहता है, सर आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है, कि हम टाइमिंग मतलब कि किस टाइम पर आप क्या क्लास डालते हो। तो देखिए, मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये चेंजेबल है, मतलब कि कभी भी चेंज किया जा सकता है। जब मेरा बैच खत्म हो जाता है तो मैं इसमें टाइमिंग चेंज कर देता हूँ, लेकिन मैंने अभी प्रिपेयर किया आपके लिए, तो करंट की कंडीशन के लिए मेरा बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले तो डेली 12 बजे आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि मैं आपको शानदार कॉन्सेप्ट करवाता हूं, वो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है आपको वो बताते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करवाता हूं डेली 12 बजे। डेली शाम को 4 बजे आपको स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज देखने को मिलेगी। कैसे टॉपिक वाइज देखने को मिलेगी? दूसरी, शाम को 6 बजे आपको जीडी के जीके के सेट लगाए जा रहे हैं अभी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसे देखना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा जो सिलेक्शन बैच चल रहा है ना 45 डेज का, जिसमें मैं आपको संडे को मॉक टेस्ट और अदर डेज पर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, तो वो वाला ये बैच होने वाला है डेली। चूंकि संडे को मैं मॉक टेस्ट नहीं करवा पाया था, इसलिए आज ये मॉक टेस्ट ले रहा हूं मैं। और बाकी पूरा सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूं, आपके साथ में मैं बना हुआ हूं बिल्कुल 45 दिन तक। क्या क्या 45 दिन तक पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट चैप्टर की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और हमारे 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 5th चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब मेरा डिस्काउंट के बाद में, कल मेरा डिस्काउंट होगा, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है। मैं स्टार्ट करता हूँ आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने 18 या 20 लिए हुए हैं। बेस्ट अप्रोच आपको सिखाएंगे। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि मैं टाइम नहीं लूंगा क्वेश्चन को करवाने में, ठीक है, केवल आपको समझाएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्या ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में भी रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है। किसका? रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन पैटर्न बन चुका है, तो इसे आप मिस नहीं करना। रिमाइंडर थ्योरम का एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है कि 7 की घात 42 को 48 विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, 7 की घात 42 को किससे विभाजित किया जा रहा है? मैंने बोला 48 से विभाजित किया जा रहा है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा है, देखिए। क्या अगर मैं 21 को मैं 2 गुणा 42 लिख लूँ, 2 गुणा 42, तो आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैं इधर ब्रैकेट लगा दूँ तो आपको कोई दिक्कत आएगी? सर कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। 7 की घात 2 आपको पता है कि सर 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। 49 होता है। ये 7 की घात 2 मैंने इसे सॉल्व कर लिया। ऊपर बचा, 1 मिनट रुकिए, ये 21 है। कितना है? 21 है। क्लियर? 49 की घात 21 अपॉन में 48 लिखा, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि अगर मैं 48 का भाग 49 में दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन पावर में 21 है तो इसकी घात 21 आएगी। और आपको एक बात और पता है क्या? 1 की घात 21 निकालोगे, अगर बन की कितनी भी पावर कर लो हमेशा आएगा बनी। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। पता ये कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो, मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, तो टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर लेना याद से, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। इसका एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। जल्दी से करके दिखाइए इस क्वेश्चन को। देखिए, इसका एचसीएफ पता करना। मुझे क्या पता करना? एचसीएफ। अब आपको पता है एचसीएफ का मतलब एक ऐसी संख्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ऐसी संख्या जो 36 को भी पूर्णतः विभाजित करते हैं और 198 को भी पूर्णतः विभाजित करते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। मैंने गौर से देखा 6 और 3 9 डिजिट सम कितना है इसका? 9। 8 और 1 9 और 9 18, मतलब कि डिजिट सम इसका 9 है, इसका डिजिट सम भी 9 है। मतलब ये पूरी संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। इसमें 9 नहीं छुपा हुआ है, इसमें 9 नहीं छुपा हुआ है। देखिए, ये वाली संख्या सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। ये संख्या भी कैसी? सम संख्या। ये तरीके बता रहा हूँ एचसीएफ फाइंड करने का। ये छोटा नंबर है लेकिन बड़ा भी आ सकता है। सम संख्या ये भी सम है, मतलब इवन नंबर।
ये इवन नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। मेरे पास 36 बचा और 18 बचा। गौर से देखोगे तो आप इसमें आपको 9 4 जा 36 दिखेगा और 9 3 जा 9 2 जा 28। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो सर डायरेक्ट दिख रहा है, आपको आंसर आ चुका होगा, लेकिन मैं आपको इसके तरीके बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखिए 9 से सब कुछ विभाजित है, 9 से सब कुछ विभाजित है, केवल 4 और 2 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। मैंने देखा 4 का इसमें भाग जाता है, 4 का इसमें भी भाग कितना जाता है, 4 दूनी 16 कितना होगा, सॉरी 4 चौक 16, 3 बचा 38 नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 18 हो जाता है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये तरीके हैं जो मैंने आपको पहली लाइन बताई, जिसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले देखिए कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है। मैंने 9 देखा, लेकिन फिर मैंने दूसरे लॉजिक ये लगाया कि ऑड नंबर है, ऑड कौन सा, इसमें 9 नहीं था इसलिए मैंने कैंसिल किया, ऑड था इसलिए इसे कैंसिल किया, ठीक है। इस टाइप से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए करेक्ट आंसर को पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन छोटा था इसलिए जल्दी कर लिया, अदरवाइज ये तरीके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए। देखिए जनरली अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं इस बात पर फोकस करता हूं कि एसएससी किसी की सगी नहीं है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस बार भी आपको अलजेब्रा के देखने के मिले थे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर डाल देता हूं, क्योंकि आप नॉर्मली परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो कर लेते हो लेकिन अलजेब्रा नहीं कर पाते, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को जनरली डाल देता हूं, ताकि आपको हर एक मॉक टेस्ट के साथ में एक कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता चले। देखिए इसमें मैंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया, क्या, जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू -2 दिखे, क्या, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ साइड में। अगर आपको कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू, देखिए अगर आपको कभी भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 देखने को मिले तो आप ये कह देना कि सर x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। कह दोगे, बिल्कुल कर दोगे, ये हमेशा सार्वत्रिक है, हमेशा ट्रू रहता है। दूसरा देखिए, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 हो और x लेस देन 0 हो, ये तो रहता है, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, तो x की वैल्यू हमेशा आएगी x की वैल्यू आएगी हमेशा -1। इस चीज़ को आपको याद कर लेना। 2 फैक्ट बताए मैंने आपको, ये दोनों फैक्ट आप याद कर लेना। दोनों लॉजिकल चीज़ें आप अलजेब्रा जब मेरे से पढ़ोगे तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इन्हें लर्न कर लेना। ये होता क्यों है ये भी मैं आपको बता सकता हूँ अगली क्लास में। ये देख लीजिए, मतलब x की वैल्यू -1 है, ठीक है। -1 की पावर 17 प्लस -1 की पावर -17 प्लस x की पावर 12, मतलब -1 की पावर 12 प्लस x की -1 की पावर -12। ये बात मेरे से पूछी गई है, ठीक है। देखिए अगर आप 1 की पावर 2 कीजिए या फिर -1 की पावर 2 कीजिए, -2 कीजिए, 1 की पावर 2 कीजिए या -1 की पावर +1 की पावर -2 कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 की पावर प्लस में करने से या फिर 1 की पावर माइनस करने से एक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा हमेशा एक ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यहाँ पर ऑड पावर है, कितनी पावर है, ऑड पावर, तो आंसर -1 आएगा। क्या आएगा, ऑड पावर होता तो -1, ऑड पावर है तो माइनस का 1, इवन पावर है तो प्लस का 1, इवन पावर है तो प्लस का 1, -1 -2 और 2, -1 और -2, -1 -2 होगा, +1 और +2, +1 प्लस का 2 हो जाएगा, 2 -2 मतलब कि 0। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक पहचानने की देर थी। आप लॉजिक पहचान गए तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। थोड़ा सा आगे ले चलते हैं आपको, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए। मैं आपको इसका एक तरीका भी बताऊंगा डायरेक्ट, जल्दी से करके बताइए। देखिए क्या बोला जा रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी 6 घंटे में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। बताइए सी को कार्य करने में पूरा कितना दिन लगेगा। देखिए इसमें लिखा है ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अगर इनके साथ में सी मिल जाए तो ये 4 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले हम टोटल वर्क फाइंड करते हैं। टोटल वर्क के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आएगा 24, 6 चौक 24, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 छक 24। मतलब कि ए बी की एफिशिएंसी 4, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6। मुझे सी की एफिशिएंसी पता करना है। सी की एफिशिएंसी बताइए क्या आएगी। सी की एफिशिएंसी, ये टाइम दे रखा है
ये टोटल वर्क है और ये इसकी एफिशिएंसी है। मैंने बोला 6 में से 2 गया तो 4, मतलब 6 में से 2 गया तो 4, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 2 आई। सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 2 आई। तो सी को करने में टाइम कितना लगेगा? मैंने बोला सर सी को काम करने में समय लगेगा 24 बटा में 2, 2 से 24 काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12, मतलब कि 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 12। और मैं आपको अगर ये तरीका बताऊं, इसमें से इसका टाइम घटाना हो, कभी भी आपको टाइम घटाना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला देता है सी, बड़े में से छोटा घटाइए, 6 में से 4 घटाइए और दोनों का गुणा कर दीजिए ऊपर, 6 गुणा 4। ये सिंपल सा लॉजिक रहता है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये वाला रहता है, ए माइनस बी, सॉरी ये वाला फॉर्मूला रहता है, ये मैंने यूज किया, आंसर आएगा 12। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चाहे आप लॉजिक से कीजिए चाहे फॉर्मूला से कीजिए, आपके ऊपर है ये सब कुछ। ये वाला कर कर बताइए, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है ये। देखना, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की साधारण ब्याज दर पर ऋण पर ब्याज के रूप में 96 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 9,600 रुपये उधार लिए। उसे कितना ऋण लिया? देखिए मैं बात करूंगा प्रिंसिपल की। देखिए प्रिंसिपल होता है हमेशा 100%। क्या होता है? प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100% होता है, 100%। देखिए एक साल में 5, मतलब एक साल में 16%, 5 साल में कितना? आपने बोला सर 80%। रेट टाइम परसेंट कितना आएगा? एक साल में 16%, 5 साल में 80%। 80% का उसे ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 80% का। सिंपल सी बात है, एक ऋण पर ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया। देखिए ब्याज की वैल्यू मेरे पास 80% है, ब्याज कितना है? 80%, लेकिन 80% की वैल्यू उसने दे रखी 9600। कितनी दे रखी है? 9600, 9,600। पूछा क्या है मेरे से? सिंपल सा उसने पूछा है कि आप मुझे ये बताइए कि उसने ऋण कितना लिया। मैंने बोला प्रिंसिपल कोई बोलते कि कितना ऋण लिया, मैंने बोला उसने 100% ऋण लिया। 100% तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 100% का। आपको पता है कि परसेंट से परसेंट कट जाता है, कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 काटोगे, इससे 8 से 160 960 काटो, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 120 आएगा, और 120 का जब 100 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 12,000। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। ये जो रेट और टाइम का इफेक्टिव रहता है ये 80% आएगा, दोनों का गुणा करके निकल जाता है। इसे ही मैं इंटरेस्ट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? इसे ही मैं इंटरेस्ट बोलता हूँ। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊंगा, क्या मेरा अभी सिंपल इंटरेस्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? नेक्स्ट चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा जो सिलेक्शन बेस चल रहा है 45 डेज का, याद रखना मैं उसमें हर चीज़ को पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर मैं आपको उसके ऊपर ऊंचाइयाँ आपको टच करना सिखाता हूँ कि आप ऊंचाइयों पर कैसे पहुँच सकते हो, कम से कम समय में इतनी एफिशिएंटली आप आंसर कैसे ला सकते हो। बिल्कुल हमेशा बेस्ट मेथड बताते हैं। आप ये क्लास देख के मेरी मेथड और क्वेश्चन करवाने का तरीका बिल्कुल समझ सकते हो, याद रखना। जरा इस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाइए, बड़ा शानदार क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया है। मेंसुरेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, जरा करके दिखाइए इसे। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ध्यान रखना क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज बनाया मैंने एबीसी, और डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या है? डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी की लंबाई 8 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात की। बीसी की लंबाई क्या है? 8 है। क्या है? 8 है। एडी ये इसकी लंबाई होगी, क्या होगी? ये लंबाई। आपको पता है लंबाई है, जो लंबा है वो 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, आपको ये बात पता होना चाहिए। क्यों होगा सर 8? सिंपल सी बात है, क्यों होगा 8 बताइए जरा। मैंने बोला 8 इसीलिए होगा कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्लियर? ठीक है। देखिए सर ये मिड पॉइंट है, ये आधा और ये आधा, बिल्कुल होगा। अगर ये 8 है तो ये 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा। तो सर इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? 8। ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा बताइए। देखिए या तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, ये क्या है? लंब, आधार और कर्ण, चाहे ये तरीका लगा लीजिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रूट 3/2 इंटू ए होता है, और रूट 3
बटे 2 मैंने रखा और a का मान कितना है, a का मान कितना है मेरे पास 8, तो 8 2 से काट दीजिए, 4√3 मेरा आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4√3 मेरा आंसर आ जाएगा। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। एक तरीका और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या साइड और हाइट का एक रेशो फिक्स रहता है, साइड और हाइट का एक रेशो फिक्स रहता है। क्या रेशो रहता है सर, एक बार जरा बताइए। मैंने बोला कि ये रेशो रहता है 2k और √3 का, 2k और √3 का सर बिल्कुल रहता है। क्या दिक्कत है, ज़रा ध्यान से समझना। अगर मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया, भुजा अगर 8 दे रखी, कितना गुना, मैंने बोला सर 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दीजिए सर, इसका 4 गुना करेंगे तो 4√3 आएगा। देखिए पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका। ये दूसरा तरीके में 8 ये 64 में से कितना जाएगा, 64 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48। तो ये अंडर रूट में 48 आएगा। जब अंडर रूट 48 खोलोगे तो 4√3 आएगा। ठीक है, तरीके कई सारे होते हैं, बेस्ट तरीका अपनाना है। मैं बोलूँगा बेस्ट ये है, बेस्ट ये। सर इसके सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मेरी मेंसुरेशन की क्लास लेना है, या मैंने अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा रखा है कुछ दिन पहले, तो उसको समझ लेना, कंप्लीट करा रखा है मैंने उसमें। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। देखिए दो बेलन है, उनकी त्रिज्या इस अनुपात में और उनकी ऊंचाई इस अनुपात में, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, आयतनों का अनुपात। मैंने सिंपल सी आपसे बात बोली, क्या कि सर जो वॉल्यूम रहता है ना, उसका फॉर्मूला रहता है πr²h, πr²h। याद रखना, जो चीज कांस्टेंट रहती है, जो नहीं बदलती, उसको मैं काट दूंगा अनुपात लेते समय। ऐसे पाई की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी तो मैं पाई को काट दूंगा। पूछा क्या, आयतन का अनुपात, मतलब क्या पूछा जा रहा है मेरे से, बी की वैल्यू पूछी जा रही है, बी की वैल्यू पूछी जा रही है। मैंने बोला बी कैसे चेंज होता है, मैंने बोला आर का स्क्वायर गुणा एच के रेशो में चेंज होता है, आर का स्क्वायर गुणा एच के रेशो में चेंज होता है। मैंने बोला सर आर का स्क्वायर एच यहाँ लिखिए, मैंने बोला आर का स्क्वायर एच कीजिए। मैंने बोला आर 1 है और एच 4 है, आर स्क्वायर एच, 1 का स्क्वायर 1 और एच ऐसा कैसा। ठीक है सर, आर का स्क्वायर एच करिए सर, आर का स्क्वायर मतलब 16, एच मतलब 3, ये रेशो पूछा गया है। 4 से 16 कटेगा 4 बार में, 4 दिए 12, इधर 1 बचा और इधर 12 बचा, मतलब 1:12 आंसर आएगा, 1:12। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ये डायरेक्ट नहीं है तो रिमाइंडर थ्योरम का, लेकिन ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, जरा ट्राई कीजिए एक बार इसे। जल्दी से कोशिश कीजिए इसे करने की। 7 से विभाजित करने पर 4 से इस पर लाता है, अगर इसके वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो इस पर क्या हुआ, देखना क्या बोला गया। मैंने माना एक संख्या है जिसे मैं 7 से विभाजित कर रहा हूं, तो जो शेषफल आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, 4 शेषफल आ रहा है, 4 शेषफल आ रहा है। ठीक है, कह रहा है यदि मैं उस संख्या का वर्ग कर दूं, देखिए अगर मैं उस संख्या का वर्ग कर दूं, देखिए मैंने बोला आप इसका वर्ग करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। संख्या का, मैंने बोला मैं सॉरी संख्या का वर्ग करना, एक सेकंड रुकना। उसने क्या बोला कि संख्या का वर्ग कर दीजिए, मैंने बोला संख्या का वर्ग करने की जगह आप रिमाइंडर का वर्ग कर दीजिए। किसका, रिमाइंडर का। मैंने बोला 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 4 का वर्ग होता है 16। अगर इसे 7 से विभाजित करें, रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने बोला सर 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा, 2 बचा। ये तरीका है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका वो बोले ना कि इसका गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो या उसका वर्ग कर दो या घन कर दो, तो हमेशा जो शेषफल होता है ना उसका वर्ग और घन करते हैं, याद रखना। ठीक है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से मतलब है, याद रखना। कर लोगे, बिल्कुल सिंपल सा टाइप था रिमाइंडर थ्योरम की। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए इस सेट में। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। 95 गुणा 105, 95 गुणा 105 एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए तो जीटी में क्यों नहीं आ सकता। देखना, मैंने बोला पहला तरीका सर, पहला तरीका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैंने बोला 95 और 105 के बीच में कौन आता है, मैंने बोला सर 100 होता है। ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 5 ज्यादा है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a माइनस बी और a प्लस बी, क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10,000,
-25 ऐसा कैसा, 10,000 में से 25 घटाओगे तो 9,975 आंसर आएगा। 9,975 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को करने का तरीका, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन की। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का लॉजिक लगता है इसमें। कर लोगे, देख लो अच्छे से एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए, जब भी आपसे ये बात पूछी जाए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है, तो मैं आपसे बोलूंगा अगर तीनों को जोड़ने पर कभी भी जीरो बन जाए, याद रखना, कभी भी ए बी सी तीनों को जोड़ने पर जीरो बन जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 3abc रहती है। क्या रहती है? 3abc रहती है। सर बिल्कुल रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3abc रहती है। मतलब इसका आंसर आएगा 3 गुणा 12 गुणा -8 गुणा -4 -4। कर लोगे? ठीक है सर, गुणा करके बताइए क्या आंसर आएगा। मैंने बोला सर 4 8 32, 8 दूनी 16 3 48, 104 8 32, 2 दूनी 4, 4 3 12, एंड में 2 आएगा। सबके एंड में 2 है। सर अब कैसे करें, क्योंकि गुणा मुझे करना आता नहीं है। मैंने बोला सर इसमें 3 छुपा हुआ। क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है। मैंने गौर से देखोगे तो 3 चौक 12, इसमें भी 3 छुपा हुआ है। ठीक है, जब 3 और 3 मिलेंगे तो गुणा में 9 आएगा। क्या आएगा? गुणा में 9 आएगा। इसमें 3 तो जब गुणा में 9 आएगा मतलब ऐसा ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसमें 9 छुपा होगा। और 9 किस में छुपा है बताइए। मैंने बोला सर 9 उसमें छुपा होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा। डिजिट सम 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8 9, ये हो सकता है। 5 और 2 7 और 1 8, डिजिट सम 8 है। 8 और 2 10 और 5 15, मतलब 6 डिजिट सम। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है, बिना गुणा करे आंसर। चाहे आप गुणा कर लीजिए, 12 30 36 चौक कितना है? 36 दूनी 72, 144, 144 गुणा 8 1152 आएगा। कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। टाइम हो रहा है आपका, मैं थोड़ी सी स्पीड फास्ट करते हैं आपके लिए समझाने के लिए। क्वेश्चन को समझना बस आप। देखिए, उनका एलसीएम 120 है और संख्याओं का योग पूछा है। मैंने बोला सर संख्या क्या है? 3 और 8। संख्याओं का योग कितना आएगा? मैंने बोला सर संख्याओं का योग 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। 11 का मल्टीपल ना 48 है, ना 45 है, ना 60 है, केवल 55 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल 55 है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका पसंद नहीं आया तो एक तरीका और बचाता हूँ, देखना। 120 क्या है? मैंने बोला सर ये एलसीएम है। क्या है? 120 एलसीएम है। अगर मैं 3 और 8 का एलसीएम देखूंगा तो मुझे देखा सर 3 8 24, 3 और 8 का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो 3 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने बोला सर 24 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब कि 24 यूनिट की वैल्यू 120, मतलब 24 यूनिट की वैल्यू 120 है। 24 यूनिट की वैल्यू 120 है। 24 यूनिट की वैल्यू 120 है। मुझसे पूछा उनका योगफल। मैंने बोला सर उनका योगफल कितना आएगा? आपने बोला सर 3 और 8 11, उनका योगफल आएगा 11 का गुणा कीजिए। 24 पंजा 120 और 5 गुणा 11 आंसर आएगा 55। हाँ, 5 गुणा 11 आंसर आएगा 55। उम्मीद करूंगा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। जल्दी से ट्राई कीजिए। परसेंटेज का फेमस पैटर्न है, मैंने अपने बैच में भी ये क्वेश्चन करवा रखा है आपको। मैंने अभी जो मेरी क्लासेस हुई थी परसेंटेज की, डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 में, जो 4 दिन मैंने क्लास ली थी ना, उसमें बेसिक से लेकर हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। जिससे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे अच्छे अच्छे करवाए थे मैंने। ठीक, देखना, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो बैग को समान रखने के लिए कितने % की वृद्धि की जाए खपत में? देखना, मैंने बोला कि एक्सपेंस का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। मुझे इस एक्सपेंस को चेंज नहीं करना, मैं केवल इसे पढ़ाऊंगा तो ये घटेगा। प्राइस और कंजप्शन दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे को उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं सर? एक दूसरे के उल्टे। अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो प्राइस बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। प्राइस बढ़ी, प्राइस घटी है, क्या हुआ? प्राइस घटी है। प्राइस के बारे में क्या बात हुई है कि कम हुई है, 20% कम हुई है। कम का मतलब होता है सर 1/5।
कम, मतलब 5 थी तो एक कम हो जाती है 5 से, कर लोगे ना। 5 थी तो 5 में से एक कम हो गए, मतलब कि 4 हो गई, ठीक है। मैंने बोला कि सर प्राइस और कंजम्पशन उल्टी रहती है, तो ये 4:5 रहा होगा, बिल्कुल। ये कितनी बढ़ेगी? मैंने बोला सर ये 1 बढ़ेगी, कंजम्पशन 1 बढ़ेगा, कितने पर? 4 पर। और 1/4 कितना होता है बताइए? 1/4 कितना होता है? मैंने बोला सर 1/4 होता है 25%। 25%, 1/4 25% होता है। आपको 1 से 20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू सारी याद होना चाहिए कि 1/1 को, 1/2 को, 1/3 को, 1/4 को, 1/5 को क्या बोलते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। जो बच्चे मेरे साथ 45 दिन तक सिलेक्शन बैच में जुड़े हुए हैं ना, वो कंप्लीट सिलेबस करके जाएंगे, हर क्वेश्चन को सीख के जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाना। कोई पैटर्न रह जाता है ना तो कमेंट जरूर करना कि सर इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं करवाए मैंने आपको। मुझे अभी तक याद है कि मैंने इलेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं करवाए। मैं कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास होगी ना मेरी दिन में 12 बजे, मैं उसमें इलेक्शन के क्वेश्चन लेके आऊंगा भर भर के, देख लीजिए, ठीक। ये एक फेमस पैटर्न बनने जा रहा है क्या? देखिए, जब भी किसी भी चीज में, क्या मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या जब भी किसी भी चीज में पहले वृद्धि हो या कमी हो, कमी हो या वृद्धि हो, मतलब जैसे इसने बोला है कि 20 की वृद्धि और 20 की कमी, मतलब किसी चीज की वृद्धि हो किसी चीज की कमी हो। मान लो कि x की वृद्धि हुई और x की कमी हुई, ठीक है। उस कंडीशन में हमेशा कमी होती है, उस कंडीशन में हमेशा कमी होती है। कितनी कमी होती है? इतनी कमी होती है। ये चाहे फॉर्मूला समझ लीजिए चाहे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमेशा इतनी कमी होती है। ये मैं आपको परसेंटेज वाली क्लास में अच्छे से समझा भी चुका हूं। देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने बोला सर 400 होता है, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट, ये आंसर आएगा माइनस का 4%, मतलब कि कमी कितने परसेंट की? 4% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन का लेवल है बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आपको ये अटका जाएगा, ठीक है। वैसे तो जो पढ़ रहा है बंदा उसको तो ये रटा डला होगा, क्या उसको ये रटा डला होगा ये क्वेश्चन। ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 गुणा 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी कौन सी है? मैंने बोला सर सबसे बड़ी है 990। क्या इसमें 4 और 7 का भाग जाता है? सर आपको सिंपल 4 का भाग लगता है। मैंने बोला सर 4 का मतलब होता है लास्ट की 2 संख्याओं में 4 का भाग दे के दो। क्या 90 में 4 का भाग जाता है? मैंने बोला सर बिल्कुल ही नहीं जाता। क्या 90 से छोटी अब 80 बची? 90 से मतलब क्या बात बड़ी बड़ी की संख्याओं की चल रही है? 80। मैंने बोला सर 4 का भाग 80 में बिल्कुल जाता है, 4 का भाग 80 में जाता है। क्या 7 का भाग 980 में जाता है? मैंने देखा 7 एकम 7, 7 चौक 28, मतलब इस संख्या में 4 का भी भाग जाता है 7 का भी जाता, मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यही मेरा आंसर था जिसकी मुझे तलाश थी। कर लोगे? ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया कि जब भी आपको ये दिखे तो आप कह देना, आंखें बंद करके कह देना कि सर x³ प्लस जेड y³ प्लस जेड क्यू हमेशा 3x y z रहेगा। क्या रहेगा? 3x y z ये रहेगा, ठीक है। इससे ये मतलब होता है, ठीक है। सर अभी तो क्वेश्चन तो ये है, इसे सॉल्व कीजिए। मैंने बोला कि आपको एलसीएम लेना आता है, मेरा मानना है कि आपको एलसीएम लेना आता है। सर बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको एलसीएम लेना आता है। क्या लेना आता है आपको? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना आता है, जरा ध्यान से देखना। क्या x² y² z², बाई जेड एक्स जेड और एक्स बाय का एलसीएम क्या होता है? मैंने बोला सर एक्स बाई जेड होता है एलसीएम, एक्स बाई जेड होता है एलसीएम। क्या होता है? एक्स बाई जेड, ठीक है। बाई जेड से बाई जेड कट जाएगा तो एक्स बचेगा। सर बिल्कुल एक्स बचेगा। एक्स का गुणा x² में कीजिए तो x³ आएगा। एक्स जेड से एक्स जेड काटिए, बाय बचेगा, बाय का गुणा बाय में कीजिए, बाय क्यू आएगा। इसी तरह से यहाँ जेड³ आएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है सर 3x बाई जेड। क्या होती है? 3x बाई जेड। अपॉन में क्या है? x बाई जेड। मैंने बोला सर x बाई जेड से x बाई जेड कट गया तो आंसर डी आ जाएगा, मतलब कि 3। ठीक, कुछ याद नहीं करना, ये आपको याद है ही, और इसे मैंने सॉल्व कर लिया। x प्लस बाई प्लस जेड 0, x³ प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल 3x बाई जेड होता है। ये आपको रटा डला होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, तो अभी तक आपको याद होगा ये वाला करिए। देखिए इसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। क्या 30 डिग्री कॉमा
ये फॉर्मूला है, चाहे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, लेकिन आपको ये रटना होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको। देखिए 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 यूनिट रहती है, 60 डिग्री के सामने हमेशा रूट 3 यूनिट रहती है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा 2 यूनिट रहती है। ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, इसी को सब कुछ समझिए और ये आपके माइंड में घोल लीजिए इसे। ठीक है सर, मैंने बोला 30 के सामने 1 है, सर यहाँ पर कितना डिग्री रहा होगा, ये 60 डिग्री रहा होगा, क्योंकि 30 और 60 90 और 90 180। ठीक है सर, 30 के सामने 90, 90 के सामने 2 यूनिट, कितना रहा होगा, 90 के सामने 2 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली मैंने बोला कि सर 2 की वैल्यू 10 कितने होगा ना, मैंने बोला सर 5 गुना, एक की गुना 5 कीजिए, 1 का 5 गुना कीजिए सर 5 आएगा, मतलब x का मान 5 है। BC पूछा है उसने, और BC क्या है, x मतलब 5, x का मान 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। कि मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मैं हर एक वो चीज़ सिखाने में कामयाब हुआ हूँ जिसकी आपकी ज़रूरत है। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। क्वेश्चन इसमें अच्छे थे, मैं थोड़े से सिंपल लेवल के लिए रखे हैं इसमें क्वेश्चन जानबूझ के, ताकि आप एक बार फील कर पाओ कि एग्जाम में जब कभी सिंपल आता है तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें आपको पूरे क्वेश्चन आए बिल्कुल लॉजिकल, जो मैंने तरीके सिखाए ना उस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं ना, विश्वास मानिए आपका 98% चांस है कि आप इसमें सिलेक्ट हो गए आपकी बार SSCGD में। क्लियर? तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जो हमारा बैच चल रहा है, अगली क्लास डिस्काउंट की होगी, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड टेस्ट, ये मैं स्टार्ट करूंगा। 45 दिन का शेड्यूल है, टेलीग्राम पर डला है, जरूर देख लेना याद से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।